प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कुछ राजनीतिक कारनामों से राजनीतिक सड़कों पर एक ऐसी आंधी बहाई है जो विपक्ष के तंबू और टेंट को इस तरह से उखाड़ कर फेंक देगा जिससे कि जो विपक्ष है वह बेनकाब हो जाएगा और उनकी सारी जो कूटनीति है, उनके सारे कुप्रयास है, वे सब के सब सामने आ जाएंगे और वे इस तरह से चुनाव हारेंगे कि जैसे चूहा दिन में बिल में अपना दुबक कर रोटियां सेक रहा होता है, चूं की आवाज़ भी नहीं निकालता, उसी तरह विपक्ष का हाल होने वाला है जो बाहर सर उठाकर भारत की सड़कों और गलियों पर भी सही से नहीं चल पाएगा क्योंकि हार इतनी बुरी होगी। यह हार का जो सबसे बड़ा कारण होगा, अभी जो भारत रत्न सम्मान देकर भारतीय जनता पार्टी विविधताओं को अपने में समेटने का सद प्रयास कर रही है, उसके एक एक करके जो परिणाम आएंगे उस पर अभी हम चर्चा भी करेंगे और इसके अलावा जो एक दो और चीज़ें हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत रत्न सम्मान की बात करें तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को दिया जाता है जो बिहार में पिछड़ी जाति से आते हैं और पिछड़ी जाति में उनकी खासी पैठ और इसे पिछड़ी जाति के जो नेता है, जो वोटर्स है, वो भाजपा की ओर आकर्षित होते हैं और उनका जो आकर्षण है वह जैसे ही वोट बैंक में तब्दील होगा, बिहार से आने वाली ईवीएम में मोदी को देखकर उसकी अगरबत्ती और फूल लेकर दौड़ेंगे और उसे सबसे पहले माला पहनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जीत के दरवाजे वहीं से खुल जाएंगे। दूसरी बात, आडवाणी जी को भारत रत्न सम्मान देकर हिंदुत्व राम मंदिर आंदोलन के उन दिनों की याद दिला दी जब आडवाणी जी गर्जा करते थे और कहा करते थे कि यहाँ पर मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन दिनों की याद भी आती है और राम मंदिर का इसी में उद्घाटन होता है। इससे जो और 10 से 15% वोट बैंक है वह उछल कर भाजपा के पाले में आ जाता है, भाजपा फिर से मुस्कुरा उठती है। तीसरा है जाट एकता की बात करने वाले, किसानों की बात करने वाले, क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देना। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के जाटों में एक नई खुशी की लहर जाएगी और वह खुशी की लहर भी वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी। इससे भी पार्टी के लिए काफ़ी खुशी होगी। उसके बाद दक्षिण भारत में सेंध लगाते हुए पीवी नरसिम्हा राव को जो भारत रत्न सम्मान दिया गया है उसे आधार बना कर देखें तो दक्षिण में भी राजनीति की पैठ बहुत तेज होगी, गहरी होगी और हो सकता है कि सीआर पिछले दरवाजे से ही सही कभी किसी मुसीबत में पड़ने पर सपोर्ट भी कर दे। उसके अलावा एम एस स्वामीनाथन की भी बात करें, एम एस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान देकर एक बार फिर से किसानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके प्रति सहयोग को दिखाया जा रहा है, सहानुभूति को दिखाया जा रहा है और इससे खास करके हो सकता है कि ग्रामीण भारत में किसानों का जो खास वर्ग है वह सरकार को अच्छी नज़र से देखने लगे। किसान आंदोलन के माध्यम से सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव बनाया जा रहा था और इन सारे दबावों को एक सिरे से नकार दिया है जब जाट प्रधानमंत्री को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है और इसके साथ ही साथ एम एस स्वामीनाथन के योगदान को याद करके एक बार फिर से उन्हें भारत रत्न सम्मान देने लायक समझा गया है। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे और वो दो चीज़ें हैं राम मंदिर का उद्घाटन और दूसरा अनुच्छेद 370 का हटना। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देखें तो हिंदुत्व की आंधी चलेगी और उसका जो 10 से 15% वोट बैंक है वह भाजपा को मिलना अब निश्चित समझा जा रहा है और खास करके उत्तर भारत के राज्यों में दिखाएगा। बंगाल से लेकर गुजरात तक और जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसके असर देखने को मिलने वाले हैं। और जो चौथी चीज़ें हैं वह है अनुच्छेद 370 जिससे खास करके अमित शाह का विशेष योगदान समझा जाता है इसे समाप्त करने में। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरंभ से ही स्थापना के समय से ये एजेंडा रहा था कि अनुच्छेद 370 को हटा देंगे क्योंकि एक देश में दो संविधान नहीं चलेगा और इसे उन्होंने किया है। इसका भी खासा असर देखने को मिलेगा भारत की राजनीति में। लोकसभा चुनाव सर पे हैं, इस तरह के फैसले यदि लिए जा रहे हैं या लिए जाते हैं तो स्पष्ट है कि फैसला पक्ष में ही होगा। कारण कुछ भी हो, विपक्ष का रूप कुछ भी हो, सारे बेनकाब होंगे और सारे बिल के अंदर ही मिलेंगे चुनाव के बाद। और जो स्थितियां भी बन रही है उसके अनुसार से सरकार 350 से ऊपर सीटें लेकर फिर से संसद में आएंगे, फिर से वही प्रधानमंत्री होंगे, फिर से वही शपथ ग्रहण समारोह होगा और भारत का नक्शा आगे बढ़ाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए सारी पार्टियां मिलकर काम करेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।